गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग मेरे दोस्त देवर फाउंडेशन। आओ पढ़े और पढ़ाई पे आपका स्वागत है। और हम आज लीनियर इक्वेशन डिस्कस करते हैं बच्चों आपसे। क्लास 10th मैंने फर्स्ट क्लास में इसके 2 क्लास हो चुके हैं, आज 3rd क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हमने ग्राफिक मेथड वगैरह और वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के बारे में बताया था। सेकेंड क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड बता दिया है और डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस भी उस पर हमने प्रैक्टिस कर लिया है। आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन एक सवाल जो एक बड़ा सा सवाल था 3.6 एक्सरसाइज का, वो हमने छोड़ दिया था उस वक्त क्योंकि काफी टाइम हो रखा था। तो अब पहले उस सवाल को कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास एक और बचता है वर्ड प्रॉब्लम। सो अगले क्लास में ये टॉपिक को फिनिश कर लेना है। तो जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 का 8 पार्ट, एक्सरसाइज 3.6 का 8 पार्ट क्वेश्चन है 1/3x प्लस y और प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4 और दूसरा इक्वेशन है 1/2 इंटू 3x प्लस y और माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y इक्वल टू -1/8। मैंने आपसे कहा था कि यहां पे ऐसा सिचुएशन है तो इसको एलसीएम वगैरह लेके स्टार्ट नहीं करना। यहां पे ये आप देखो कि ये आइडेंटिकल है, 1/3x प्लस y ये है, ये भी वही रहेगा। और यहां पर भी 1/3x माइनस y और ये भी वही 1/3x माइनस y ही रहेगा, राइट स्टूडेंट। तो उस कंडीशन में लेट हम यहां पे ऐसे करेंगे कि लेट 1/3x प्लस y इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस y इक्वल टू b। तो आपके पास हो गया a प्लस b इक्वल टू 3/4 और ये आप इसको इधर कर दो तो 4a प्लस 3b, 4a ये हो गया ना, ये 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। और दूसरा इक्वेशन ये हो गया 1/a यानी कि 1/2 इंटू a, तो a/2 और माइनस b/2 और ये b/2 इक्वल टू -1/8 इक्वल टू -1/8। ऐसे सवाल हमने आपको बताए थे, लेकिन लास्ट जब मेरा सेकेंड क्लास था इस पर, तो एक बड़ा सा सवाल जिसमें 2 इक्वेशन आता है, ये उससे भी थोड़ा और बड़ा है, इसीलिए मैं इसको बताना चाहा। तो ये इस टाइप का आपके एनसीईआरटी में सबसे बड़ा सवाल है लीनियर इक्वेशन में, अगर फॉर्मुलेशन गिवन है तो उस कंडीशन में आपके पास ये a प्लस बी इक्वल टू 3/4, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 4a प्लस 4b इक्वल टू 3 और ये a/2 माइनस b/2 इक्वल टू -1/8 और ये व्हाट इट गिव्स, तो 2 आपका एलसीएम हो गया। तो a माइनस b/2 इक्वल टू -1/8 और ये 2 4 जा कट गया और इससे फिर हमारे पास 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। ठीक है, 4a माइनस 4b इक्वल टू 1। अब दोनों इक्वेशन से हम फ्रॉम 1 and 2 a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 डायरेक्टली आप लिख दो, ओनली अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, कोई भी इक्वेशन को कुछ मल्टीप्लाई करने का नीड नहीं है यहाँ पे। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी गेट 4a प्लस 4b इक्वल टू 3 एंड 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। यहां ऑलरेडी एक प्लस और माइनस में है तो हमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये कट गया। और ये 8a इक्वल टू
2, therefore a equal to 2/8 means 1/4. So a आपका आ गया 1/4. अब पुट द वैल्यू ऑफ a, अब हम यहां पे पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं. Put the value of a in equation 1. In equation 1, तो इक्वेशन 1 हमारा 4a plus 4b, तो 4 into 1/4 और प्लस 4b प्लस 4b और इक्वल टू 3. तो ये कट गया. अब ये 4b इक्वल टू 3 minus 1, तो 2. देयरफॉर b इक्वल टू 1/2. तो a हमारा 1/4 आ गया, b हमारा 1/2 आ गया. अब जो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन x एंड y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन x एंड y, जहां पे ओरिजिनली हमने इसको अज्यूम किया था, माना था, तो वो क्या है, 1/3x प्लस y इक्वल टू a. a इज 1/4, राइट. सो यहां पे फिर से इक्वेशन बना 3x प्लस y इक्वल टू 4. अब ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया, है ना. तो वही आपने देखा कि आप एक बार जब सॉल्व करते हैं तो पहले हम लेट करके a और b के टर्म्स में इक्वेशन आया, फिर दो इक्वेशन हुआ, वहां से हम a और b, कभी कभी नंबर्स हमें मिलता है, कभी हमें फ्रैक्शन में भी मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उसके बाद फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया, अगेन हमारे पास फिर से दो इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन जनरेट हो गया. तो फिर हमें उस इक्वेशन को लेकर चलना है और उसके बाद फिर हम फिर उसको सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे. दूसरा पार्ट था 1/3x माइनस y और इक्वल टू माइनस, हाँ, इतना b हमारा क्या था, 1/2, तो b है हमारा 1/2, राइट. इससे क्या हो गया, 3x माइनस y इक्वल टू 2. फिर यहां पे हम इन दोनों थर्ड और फोर्थ को लेकर सॉल्व करते हैं, ये दोनों कट गए, ये 6x इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1. नाउ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x, तो 3 into 1 that is 3 plus y equal to 4, so y equal to 1. तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1. ये हमारा फाइनली आंसर हो गया. इसको आप लोग देख लो. नेक्स्ट, ये साउंड थोड़ा कम बात करो, पूरा आवाज जा रहा है, थोड़ा आराम से बात करो. तो ये हमारा x और x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, राइट. नाउ यही एक बड़ा सा क्वेश्चन था. एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, वो बहुत इंटरेस्टिंग और बच्चे लोग को दिक्कत होती है. एक्सरसाइज 3.7 में, एक्सरसाइज 3.7 में सेवेंथ पार्ट का, सेवेंथ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है. एक्सरसाइज 3.7, अभी मैंने 3.6 का पहला का 8th पार्ट आखिरी क्वेश्चन किया, और अब हम लोग एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट का 5th पार्ट कर रहे हैं. और 7th का जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बेस्ड है, जो अभी भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन 5th पार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे नहीं है, और ये एक बड़ा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बच्चे को बिल्कुल दिक्कत होती है, कर नहीं पाता, तो इसीलिए मैं पहले इसको बताता हूं. क्वेश्चन है 7th का 5th पार्ट कि 152x और -378y और इक्वल टू -74, और सेकंड है -378x
और प्लस 152y इक्वल टू -604। देखो स्टूडेंट, अब अगर आप, बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आप इसे इलिमिनेशन मेथड से बनाते हो तो कितनी डिफिकल्टी आपको आएगी कि इक्वेशन 1 को आपको 378 से, इन दोनों का कोई ऐसा एलसीएम नहीं है, तो 152 को आपको 378 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना वेग, एक कितना बड़ा नंबर आ जाएगा, थाउजेंड्स, बहुत बड़ा लार्ज स्केल में आपको आ जाएगा। फिर 378 को 152 से, इक्वेशन 1 को 378 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी आपको 378 को 378 से करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा। इस इक्वेशन 2 को 152 से करना पड़ेगा, तो ये भी फिर 152, ये भी 152। ये कितने लार्ज स्केल में बड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा जो आपको करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी और आप शायद ना भी निकाल पाओ या काफी टाइम लग जाए। ठीक है, तो हम लोग वैसा नहीं करेंगे और ना ही इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो ना ही इलिमिनेशन करेंगे, ना ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और ना ही ग्राफिक करेंगे, और ना ही इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। तो आपके पास 4 मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और मैं आपको कह रहा हूं कि चारों में कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो यहां पे इसका पहचान है। सबसे पहले किस तरह के सिचुएशन में अभी जो हम बात करने वाले हैं वो चीज अप्लाई करेंगे। मैंने आपको कहा कि ना तो हम ग्राफिक अप्लाई कर पाएंगे, ना सब्स्टिट्यूशन, ना एलिमिनेशन, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने वो तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया नहीं, बट फिर भी कह रहा हूं कि वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे और कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसा करना चाहिए? उसका बहुत इजी पहचान है। अगर आपका x का जो मल्टीपल हो इक्वेशन 1 में, वही मल्टीपल y का हो इक्वेशन 2 में। अगर x का जो मल्टीपल हो इक्वेशन 1 में 152 है, वही मल्टीपल है y का इक्वेशन 2 में। और वाइस वर्सा, जो आपका y का मल्टीपल हो इक्वेशन 1 में, वही मल्टीपल हो x का इक्वेशन 2 में। अगर ऐसा हो, मतलब जो नंबर से यहां पे मल्टीप्लाई है वही नंबर y में यहां पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, और जो नंबर x यहां पे y में मल्टीप्लाई है वही नंबर यहां पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है, ऐसा सिनेरियो है, तो हम लोग जो अभी करने वाले हैं वही काम करेंगे और कोई मेथड नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उससे जो हमें रिलेशन मिलेगा वही हमें x और y का वैल्यू देगा। तो इक्वेशन 1 और 2 हम लोग कर रहे हैं एडिंग। एडिंग में कोई साइन चेंज नहीं होता। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब आप दोबारा इसको फिर से लिखो और ऐड करो। 152x माइनस 378y इक्वल टू -74, और -378x प्लस 152y इक्वल टू -604। तो अब जब आपने ऐड किया तो 378 में से 152 आपको माइनस करना है, और जो आएगा 378 में 152 को करोगे तो ये हो गया 6, और ये हो गया 2, और ये हो गया 2, तो -226 इतना x। और फिर ये भी माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है। जब एक नंबर माइनस और एक प्लस होता है तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं और बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। तो -226y, और ये भी, ये दोनों माइनस है इसलिए ये ऐड हो जाएगा 8, और ये हो गया 7, और ये 678। ठीक है, तो अब आप यहां पे माइनस कॉमन ले लो, तो 226x और प्लस 220, इनफैक्ट आपको -226 कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में -226 है। तो -226 कॉमन ले लो, तो x प्लस y इक्वल टू -678, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 226 3 जा, तो x प्लस y इक्वल टू 3। ये आपका एक थर्ड इक्वेशन जनरेट हो गया, थर्ड इक्वेशन आपका बन गया। ठीक है,
अब हम अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। किसी को भी किसी में कर सकते हैं हम, जिस 1 को भी 2 में, 2 को भी 1 में कर सकते हैं, एक ही रिजल्ट होगा। तो अगेन फिर आप इक्वेशन लिखो, 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74 और माइनस 378x और प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाला इक्वेशन होता है, अगर ये माइनस है तो ये प्लस बन गया और प्लस है तो माइनस बन गया, राइट। अब ये दोनों ऐड हो गया तो 378 और 152 अगर आप ऐड करोगे तो ये हो गया 0 और 530, तो 530x, ठीक है, 530x और माइनस 530y और ये फिर हो जाएगा 530 604 प्लस में हो गया और 74 माइनस में हो गया, तो 530 हो गया, राइट, फाइन। उसके बाद 530 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इक्वल टू 530, सो ये और ये कट गया, यहां पे 1 बना, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। अब फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये कट गया, ये 2x इक्वल टू 4, देयरफॉर x इक्वल टू 2, और जब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 1। तो ऐसे इजीली सवाल बन गए। सिर्फ हमें टेक्निक क्या अप्लाई करना पड़ा कि एक बार दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया और एक बार दोनों इक्वेशन को हमने माइनस किया, राइट। तो यही चीजें हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ये बातें हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन अभी हमने ये एक कैटेगरी के ये छोड़े थे, वो दोनों हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आप लोग को दिखने में या कोई भी टाइप का साउंड में या दिखने में बोर्ड वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज आप डाल देना, मैं बीच बीच में देख लेता हूं तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि इसको सॉल्व कर लेंगे ये फिर उसको ठीक कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो 3.5 एक्सरसाइज में है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन का, वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चलो हम लोग कुछ पीछे के बातों पे आते हैं। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब आप लोगों को बताया था कि जो ग्राफिक मेथड है और इलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर से बोल रहा हूं, ग्राफिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड, उन तीनों ही मेथड में ये नंबर वाले जो पार्ट हैं उसको इक्वल टू के बाद में रखना है।
ग्राफिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड, उनमें नंबर जो है जो भी होते हैं उसको आरएचएस पार्ट में रखना है और एक्स और वाई के कोफिशिएंट वाले को एलएचएस पार्ट में रखना है। लेकिन जिनमें हमें वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन निकालने के लिए दे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो उनमें हम नंबर वाले को भी एलएचएस में ले आते हैं। ये आपको कन्वीनियंट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको उधर ही रहने दोगे तो सवाल नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर है कि आप प्लस माइनस की गलतियां, आपका चांसेस काफी बढ़ जाएगा, चांसेस आपके गलती होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अभी इस C1 C2 के पार्ट को उधर ही रहने दूं तो हमें जो एक लिखना पड़ेगा, इसका जो फॉर्मेट है वो -1। और कई बार ऐसे बच्चों को देखा गया है, पाया जाता है कि जो बच्चे इसको उधर लेके रख के चलते हैं वो माइनस की गलतियां कर देते हैं। तो ये प्लस माइनस वाली गलती ना हो, इस बात को रिड्यूस करने के लिए, इस बात से बचने के लिए आपको इसको बड़े इजीली आपको उधर ले आना चाहिए। अगर ये पहले से ही इधर है वेल एंड गुड, और अगर इधर नहीं है तो आपको इसको इधर स्विच कर लेना चाहिए, मूव कर लेना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये मेथड जनरली हम कब अप्लाई करते हैं और इसके बारे में लोगों का क्या कंसेप्शन है। तो इन जनरल कोई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हम इस मेथड को अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये एक डिफिकल्ट मेथड है, ये एक लेंदी मेथड है, ठीक है। तो बच्चों को इसमें डिफिकल्टी आती है, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर वो स्पेसिफाई ना करे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, ये स्पेसिफाई ना करे तो हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आता है जब हमें यही मेथड को अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि उस कंडीशन में अगर हम एलिमिनेशन लगाएंगे और सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो वही डिफिकल्ट बनेगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही हमारा इजी बनेगा। तो ऐसा कब करते हैं, अभी मैं वैसे क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा, राइट। जब हमारे पास एक्स वाई के अलावे और भी कोई वेरिएबल होता है, के होता है, पी क्यू होता है, एबीसी होता है, तो हम उस तरह के सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर मैं वहां पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा तो बच्चे को इतनी वेरिएबल्स देख के घबराहट हो जाएगी कि किसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वहां पे हम जब मोर इस एक्स वाई के अलावे और वेरिएबल होते हैं वहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, या फिर अगर हमें सवाल में बोला जाता है कि आप इसी मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो हम लोग वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन करते हैं। बट अब आपको देखना है कि इस मेथड को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये x अपॉन, इसका एक फॉर्मूला है, ये मतलब फॉर्मेट है, b1 से शुरू करते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर b1 b2, ठीक है। b1 से स्टार्ट करते हैं, a से नहीं, b1 b2 c1 c2, फिर से ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है, a1 a2 और b1 b2, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे खत्म। और यहां पे आपको लिखना है x और ये y और ये 1 और ये बीच में इक्वल टू है, ठीक है, x का y का, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर y के टाइम में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा। और अब ये बन जाएगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 और इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 और इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये चीज इसका फॉर्मेट है। अब अगर बच्चे डायरेक्टली इसको लिखना चाहें तो यहां पे वो मिस्टेक भूल कर देते हैं, गलती कर देते हैं। मान लो, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि सभी करते हैं, कुछ बच्चे को बिल्कुल माइंड में एकदम बैठा हुआ रहता है तो वो परफेक्टली भी करता है, बट मैं ऑलमोस्ट को लेकर चलता हूं।
तो उनमें यहाँ पे उनसे क्या मिस्टेक्स, क्या भूल होती है, क्या गलतियां होती है, तो B1 C2 B2 C1 में वो एकदम से ध्यान से B2 A2 A2 B2 D2 C2 B2 ऐसे करने लगते हैं। तो कहां पे B2 C1 होगा, कहां पे B2 C और क्या कहते हैं B1 C2 होगा, कहां पे A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 होगा। एक जरा भी अगर आगे पीछे हो गया तो सवाल गलत हो गया। एक जरा भी अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मैटर को अगर आपने आगे पीछे कर दिया या दिस माइनस दिस कर दिया, दिस माइनस दिस होने के बदले दिस माइनस दिस, तो ये गलत हो गया। तो उसी चीजों को ध्यान में रखने के लिए बड़ा सिंपल सा सिचुएशन है, फॉर्मेट B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, और ये ऐसे हो गया। और उसके बाद x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y अपॉन C1 A2। पहले ये अपर डायगोनल माइनस लोअर डायगोनल ऐसे होता है हर एक में, अपर डायगोनल A1 B2 माइनस A2 B1। और अब इससे अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, जब हम x को पहले जब ये आप कर लोगे, या तो डायरेक्ट आप इसको लिख लो फिर इसको लिखो, या फिर डायरेक्टली अगर आपके माइंड में ये है तो आप इसको लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो हम इन दोनों को लेके चलेंगे, इन दोनों को, और जब y का वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों को लेके चलेंगे, इसको और इसको। जब x का वैल्यू लोगे तो इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको लेके चलेंगे। तो देयरफॉर आपका x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया B1 C2 माइनस B2 C1 और अपॉन ये वाला मतलब दिस एंड दिस, तो y इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1, राइट स्टूडेंट्स। और y इक्वल टू आपका ये वहां चला जाएगा, तो C1 A2 माइनस C2 A1 और अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो ये आपका x और y का वैल्यू निकल गया। मान लो अगर आपने ये C1 C2 पार्ट को इधर लेफ्ट में स्विच नहीं किया, शिफ्ट नहीं किया, और आपने वहां ही रहने दिया, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन आपको यहां पर फिर -1 लिखना होगा। उस केस में 1 नहीं लिख सकते। अगर आपने C1 C2 वाले पार्ट को वहां ही रहने दिया तो उस केस में आपको यहां पे -1 लिखना पड़ेगा, और तब कैलकुलेशन करो, बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन अगर आपने वहां भी रहने दिया और यहां पे 1 लिख दिया तो गलत। अगर आपने C1 C2 यहां है लेकिन आपने यहां पे -1 लिख दिया तो गलत। इनके ऑर्डर को कहीं पे आपने A1 A2 से स्टार्ट कर दिया तो गलत। तो इन सारी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखने की बात है। अब मैं आपको x और y का ये रिजल्ट यहां लिख के रख लेता हूं, क्योंकि बार बार ना तो मेरे पास अभी इतना टाइम लगा पाऊंगा कि मैं बार बार इसको लिखूं और इसको लिखूं, बट आपको एग्जाम में लिखना है। आपको एग्जाम में कोई भी सवाल अगर आए, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यह भी लिखना है कि हियर जो भी आपका सवाल है, तो हियर A1 इक्वल टू दिस, B1 इक्वल टू दिस, C1 इक्वल टू दिस, A2 इक्वल टू दिस, B2 इक्वल टू दिस एंड C2 इक्वल टू दिस। आपको यह भी लिखना है, उसके बाद इसको करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हां, जो बच्चे जेई का एग्जाम दे रहे हैं, एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, वो उसको मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ता है। उनको इतना सारा स्टेप करने का नीड नहीं है। वो करने लगेगा तो वो फेल हो जाएगा, वो आगे सवाल को एक रिक्वायर्ड टाइम में सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो वहां पे हम लोग बताते हैं, जब मैं अभी आप 10th के बच्चे हो ना, तो आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं जेई को पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं कि क्या ट्रिक्स अप्लाई करना है, कैसे हम एग्जैक्टली रिजल्ट पर हम मूव करेंगे। आपको बोलने लगूंगा तो आपको दिक्कत होगी, इसीलिए मुझे आपके लिए जो रिक्वायर्ड बातें हैं वही मुझे बताना है। तो आपको ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। ठीक है, अब हम कोई भी सवाल स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं x इक्वल टू लिख लेता हूं, क्योंकि बार बार हमें ना लिखना पड़े। x इक्वल टू आपका आया है B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2
B2 minus B2A1, B2A1, right? A1 B2 minus A2 A1 B2 minus A2 B1, B1 C2 minus B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, A2 B1, ठीक है। और y आपका यहां पर हो गया C1 A2, C1 A2 माइनस C2 A1, C2 A1 अपॉन फिर से वही बात A1 B2 माइनस A2 B1। ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों में x और y में डिनोमिनेटर वही होगा, क्योंकि जब हम कंपेयर किए हैं तो जब हम x और 1 वाले पार्ट को कंपेयर किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उठकर यहां चला गया, तो डिनोमिनेटर वही रहा। y के केस में भी ये उठकर वहां चला गया, मतलब इन दोनों को लिए और पहले वाले केस में इन दोनों को लिए। तो आप इसको देख लो, फिर हम सवाल करते हैं। Now, come to question. एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। इनमें दिया हुआ है कि कुछ एक सवाल हैं 1 2 3 4। मुझे पता है कि ये फोर्थ पार्ट और सेकंड पार्ट ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना होता है, क्योंकि इनमें गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मैंने आपको बता दिया कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, if a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, right? many solution कब होता है, if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, और no solution if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, ठीक है। तो कहता है कि जो आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। अब हम ऑल 4 क्वेश्चंस को तो ऐसे चेक कर नहीं सकते, तो मुझे पता है कि इनमें सेकेंड और फोर्थ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट यूनिक सॉल्यूशन आता है, ठीक है। और उनमें से अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर हम देखें तो फोर्थ दिखता है, इसीलिए मैं फोर्थ वाले पार्ट को ही ले रहा हूं। चलो, एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कह रहा है x माइनस 3y माइनस 7, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा 3x माइनस 3y। ऑब्वियस सी बात है, जब हम C1 C2 वाले पार्ट को लेंगे तो उधर 0 ही होगा। 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y और माइनस 15 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 और 2 यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हियर a1 इक्वल टू 1, क्योंकि x का मल्टीपल क्या है, मैं एक सवाल में आपका लिख देता हूं कि हियर a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू माइनस 3, ये b1 है और ये c1 है, एंड c1 इक्वल टू माइनस 7, और उसके बाद a2 इक्वल टू 3, ये a2, ये b2 इक्वल टू माइनस 3 एंड C2 इक्वल टू माइनस 15। तो देन अब x के लिए फिर उसी तरह b1 b2 C1 C2 a1 a2 b1 b2, उतना हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद वाला स्टेप भी फिलहाल नहीं लिख रहे, डायरेक्टली वो स्टेप्स लिख रहे हैं, ठीक है, थर्ड स्टेप्स। तो देयरफॉर x इक्वल टू, जबकि आपको लिखना है एग्जाम में, ध्यान रहे, आप सिर्फ इसको रट्टा मार के और इसको वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकते। आपका एमसीक्यू नहीं है वो, और आपको ऐसा नहीं दिया हुआ है कि बस आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं तो जल्दी से रिप्लाई करो। उस केस में ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हो जिसमें सॉल्व करना है, पूरा स्टेप्स दिखाना है। तो x इक्वल टू b1 c2 मतलब हो गया माइनस 3 b1 इंटू C2 माइनस 15,
B1C2 माइनस B2C1, B2 हो गया -3 और इंटू C1, C1 हो गया -7, राइट। प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान देना है। B1C2 तो -3 इंटू -15, जो माइनस वाले पार्ट हैं उसको जरूर ब्रैकेट के अंदर लिख लेना चाहिए। उसके बाद A1B2, अब A1 है 1 इंटू B2 -3, 1 इंटू -3, और फिर माइनस A2 है 3 इंटू ये A2 B1 है -3, ये आपका x का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू अब आप क्या हो जाएगा, ये +45 और ये 21 है, फिर बाद में माइनस ही रह गया क्योंकि ये माइनस प्लस और ये वाला फिर माइनस ही रह गया। 21 अपॉन -3 और +9, ठीक है। तो ये कितना हो गया 24 और अपॉन 6 तो हो गया 4, ठीक है। x आ गया आपका 4। y अगर हम निकालेंगे तो डिनोमिनेटर तो यही रहेगा, न्यूमरेटर में आप C1A2 यानी कि -7 इंटू 3 C1A2 और माइनस C2A1, C2 है -15 इंटू A1 इज 1, राइट। और अपॉन सेम चीज आप दोबारा इसको यहीं से देख के लिख सकते हो और सिर्फ रिजल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। -3 इंटू -3 वो तो आपने पहले से कर ही रखा है। तो ये हो गया -21 और +15 और अपॉन ये रिजल्ट आपका दे रहा है 6, ठीक है। तो ये हो गया -6 अपॉन 6 तो -1। तो देयरफॉर x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1। तो हम लोग अगर आप प्रॉपर तरीके से चलोगे ना तो आपको कोई वैसे डिफिकल्ट लगेगा नहीं। जैसे बच्चे का थोड़ा सा मन में आ जाता है कंसेप्शन की नहीं ये डिफिकल्ट मेथड है, वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से चलोगे तो बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप आंसर अपना चेक कर ले सकते हो। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोग और अदर टाइप के सवालों पे चलते हैं। मैं थोड़ा स्केच पेन देख लेता हूं, ये थोड़ा सा वीक परफॉर्म कर रहा है। एनीवे चलो लेट्स सी। चलो ठीक है। एनीवे मैंने गलती से मिटा दिया उसे, तो अब फिर से दोबारा फिर कर लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं सेकंड का। पहला का चारों क्वेश्चन इस पर एक बना लिया हमने, इसका मतलब बाकी के 3 भी बन जाएंगे। सेकंड कहता है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें लेके चलना है, वो कह रहा है, और उसको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जो चीजें कहता है नो सॉल्यूशंस तो नो सॉल्यूशंस का कंडीशन लेके चलेंगे, अगर मेनी सॉल्यूशंस तो उसका कंडीशन लेके चलेंगे, वन सॉल्यूशन तो कंडीशन लेके चलेंगे, और हमें तीनों कंडीशंस मालूम है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7, जैसे क्वेश्चन है मैं वही कर लेता हूं। और a - b x प्लस a + b y और इक्वल टू 3a + b - 2, और कहता है a और b का वैल्यू बताओ अगर ये इनफाइनाइट इट हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की बात है, आपको देखना है। अभी फिलहाल आप a और b मत बोलो इसको, सबसे पहले RHS वाले पार्ट को हम इधर मूव करेंगे,
LHS में और इक्वल टू 0 लिखेंगे, सबसे पहला काम। तो उस कंडीशन में आपका हो गया ये 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई। और ये पूरी चीज जब भी कभी एक टर्म से ज्यादा टर्म हो उसको कंप्लीट एक होल टर्म मानेंगे और वो जब भी मूव होगा तो पूरी चीज को एक साथ मूव करेंगे। तो ये इसको हम कंबाइंड मानेंगे और ये पूरे हमारा प्लस के साथ है, उधर आ गया तो माइनस हो गया, तो ये हो गया 3a प्लस बी माइनस 2 और ये हमारा 0 हो गया, राइट। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आप कह सकते हो कि हियर a इक्वल टू 2, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू -7 और c1 इक्वल टू -7 और यहां पे a2 इक्वल टू a माइनस बी, b2 इक्वल टू a प्लस बी और c2 इक्वल टू माइनस ऑफ 3a प्लस बी माइनस 2। ये आपका a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आपका ये निकल गया, राइट। अब लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है, x एंड y का वैल्यू नहीं निकालना है, आपको a और b का वैल्यू निकालना है। अगर ये इनफाइनाइट अगर ये हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जिसको मेनी सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। वी नो दैट, आप लिख सकते हो कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वी नो दैट इसी को मेनी सॉल्यूशन कहते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। सो अब आपका a1 अपॉन a2 मतलब हो गया 2 अपॉन a माइनस b। कभी भी हम x वाली टर्म को नहीं लेंगे, x a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 तो 3 अपॉन a प्लस b, 3 अपॉन a प्लस b और इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो -7 अपॉन माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। अब जब कभी भी आपको ऐसा सिचुएशंस आए, मतलब कि तीनों को आपने ऐसे कर दिया, एक बार आप फर्स्ट 2 ले लो, एक बार आप कोई भी फर्स्ट एंड थर्ड ले सकते हो या लास्ट 2 ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ही तरीके से बात बनेंगे। एक बार आप कोई भी 2 ले लो, दूसरी बार कोई भी 2 ले लो, जहां आपको इजी लगे वही वाली बात ले लो, ठीक है। तो एक बार हम टेकिंग 1 एंड 2, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ये यहां आ गया तो ये हो गया 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b, ठीक है। 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब आप इन दोनों को उधर कर दो, चाहे इसको इधर कर दो, तो ठीक है, इसको उधर कर देते तो ये फिर हो गया 3a माइनस 2a तो a बन गया और माइनस 3b माइनस 2b तो माइनस 5b बन गया। a माइनस 5b इक्वल टू 0। आप चाहे तो कह सकते हो a इक्वल टू 5b और दूसरे केस में हम a इक्वल टू 5b भी डालकर हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलो सेकेंड एंड थर्ड ले लेते हैं। टेकिंग 2 एंड 3, हमने पहले लिया टेकिंग 1 एंड 2, अब टेकिंग 2 एंड 3, तो सेकेंड और थर्ड जब लेंगे तो ये 3 हमारा मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 9a
प्लस 3b और माइनस 6, 9a प्लस 3b माइनस 6, और ये बन गया इक्वल टू 7a प्लस 7b। अब आप इसको दोनों को इधर कर दो तो 9a माइनस 7a दैट इज 2a, 3b माइनस 7b दैट इज माइनस 4b, और ये माइनस 6 रहने दो या उसको आप उधर ले लो तो ये प्लस 6 हो गया। अब आप 2 यहां पे कॉमन भी ले सकते हो, तो a माइनस 2b इक्वल टू 6 है, तो ये 2 3 जा 6, यानी कि a माइनस 2b इक्वल टू 3 हो गया। अब आप इसको लीनियर इक्वेशन की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, और इसको फिर यहां से a इक्वल टू 5b ऐसा भी कर सकते हैं, a इक्वल टू 5b ऐसा भी कर सकते हैं। जस्ट मिनट, इसको खोलो कर देना मुझे। तो देन तो अब आप a इक्वल टू 5b, तो 5b माइनस 2b इक्वल टू 3, तो 3b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, b हमारा 1 हो गया। अब b जब 1 हो गया तो a इक्वल टू 5b, तो a इक्वल टू 5 इंटू 1, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1। ऐसे आपको सवाल को सॉल्व करना है, राइट? Fine. Now come to next part, right? तो इस तरह का सवाल जो मैंने अभी आपको दिखाया, अगर मैं इसको चाहता कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूं या एलिमिनेशन से, आप ऑनेस्टली बताओ क्या आपको इजीली कर पाते? कितना वेग कैलकुलेशन होता, कितना डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाता। तो कुछ जो नेगेटिव पार्ट होते हैं ना, वही एक्चुअल में पॉजिटिव बन जाता है। तो हमेशा उसके पीछे ऐसे एक कंसेप्शन नहीं डेवलप कर लेना चाहिए कि नहीं ये तो डिफिकल्ट है, ये तो लेंथी है, इसको छोड़ो, ऐसा नहीं। आप समझो किसी भी बात को। मैंने आपको कहा कि अगर इस तरह की सिचुएशन एलिमिनेशन से करते तो हमको उसी में परेशानी होती, सब्स्टिट्यूशन में परेशानी होती, और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे भी लास्ट सवाल किए या अभी और आगे देखेंगे, आप उसमें बिलीव करोगे कि हां इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही हमारे लिए ठीक रहेगा, दूसरा मेथड हमको दिक्कत करेगा। और हर सिचुएशन में, जैसे यहां पे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को लेके चलना था और a और b का वैल्यू निकालना था, तो ऐसा नहीं कि इसमें x और y को छोड़कर सर ने बोला है अदर वेरिएबल है a b c वगैरह है तो चलो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। नहीं, आपको x और y नहीं निकालना है, ठीक है? तो एनीवे, जो सवाल का हेडिंग है हम वही लेके चलते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट इसका पार्ट कहता है, फॉर विच ऑफ द वैल्यूज ऑफ k will the following pair of linear equation have no solution? What? When no solution occurs, if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, then only no solutions occurs, right? So हम पहले क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट, 3x plus y equal to 1, 3x plus y equal to 1 and a 2k minus 1 and 2k minus 1 into x और plus k minus 1 plus k minus 1 into y equal to 2k plus 1 equal to 2k plus 1. 3x plus y equal to 1 and
2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, फाइन। तो अब हमें यहां पे कहता है नो सॉल्यूशंस के लिए। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसको उधर करेंगे। तो अब मैं दोबारा क्या लिखूं, यहीं पे आपको कर देता हूं। ये 1 इधर आ गया तो ये -1 बन गया। अब ये -1 इक्वल टू 0 हो गया। सिमिलरली यहां पे इन जो भी चीजें रहेगा उसको एक ब्रैकेट में हम करेंगे और उधर प्लस था तो उसको भी इधर कर दी, इक्वल टू 0 हो गया। तो दोबारा हमें इक्वेशन को नहीं लिखना हुआ और उसी इक्वेशन में मैंने मॉडिफाई कर दिया कि उसको हमने इधर कर लिया। अब आप जाहिर सी बात है आप लिखो यहां पे कि हियर a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1 एंड c1 इक्वल टू -1, a2 इक्वल टू 2k माइनस 1। एक से ज्यादा टर्म हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना ज्यादा अच्छा रहता है ना, कोई साइन वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। और b2 इक्वल टू k माइनस 1 और c2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2k प्लस 1। यहां पे आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को सेग्रीगेट करने के लिए कॉमा का यूज करना चाहिए। तो अब नाउ इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन we know that a1 upon a2 equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2। फिर ऐसे केसेस में मैंने आपको क्या कहा कि दो कंडीशंस आपको लेने हैं, आइदर फर्स्ट टू ले लो एंड सेकंड थर्ड ले लो या फिर फर्स्ट थर्ड ले लो, कोई भी। तो सबसे पहले तो हम यहां पे ऐसे डालेंगे कि 3 अपॉन a2 हो गया 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 1 अपॉन k माइनस 1 और ये फिर हो गया -1 अपॉन -2k प्लस 1, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, अब टेकिंग 1 एंड 2, टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट, फर्स्ट यहां पे डज नॉट इक्वल टू है, ध्यान से टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट, राइट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। सो 3k माइनस 2k दैट इज k एंड -1 प्लस 3 दैट इज 2। तो k इक्वल टू 2। हमें k का वैल्यू आ गया और अब k क्या नहीं हो सकता वो भी हम देख लें। तो टेकिंग लास्ट टू पार्ट, तो ये इधर चला आया तो 2k प्लस 1 इक्वल टू k माइनस 1। अब ये इधर आ गया तो 2k माइनस k तो k हो गया और -1 और उधर ये जाकर -1 तो -2। k डज नॉट इक्वल टू, यहां पर भी डज नॉट इक्वल टू का साइन, k डज नॉट इक्वल टू -2। ये अगर आप दोनों आंसर कर देते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो अगर आप k इक्वल टू 2 कर देते हो, क्योंकि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k है तो इसको ऐसे मांगा नहीं है, इसको पूछा नहीं है कि क्या नहीं हो सकता। लेकिन हैबिचुअली अगर आप कर दोगे तो अच्छी बात है और नहीं भी करोगे तब भी ऐसा कोई आपका मार्क्स नहीं कटने वाला। आप k का वैल्यू मांग रहा है, आप k इक्वल टू 2 बोल दोगे चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब थर्ड नंबर है आपका एक अगेन की बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने हैं और बड़ा आराम से बड़े इजी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्यों ना हम डिफिकल्ट सवाल को लें जहां पे हमें थोड़ा मशक्कत करना पड़े, हमें मेहनत करना पड़े। ये तो थर्ड नंबर जो है वो 1 में जो जैसे 4 सवाल है वैसे इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसको मैं नहीं उठा रहा हूं। और फोर्थ में सारे वर्ड प्रॉब्लम है जो मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, है ना। आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा या हो गया, थोड़े एक आध और सवाल देख लेंगे और फिर वर्ड प्रॉब्लम जो है वो अगले क्लास में करेंगे। जितने भी है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, कहां पे हमें सपोज करो अगर हम स्ट्रीम का या ट्रेन का क्वेश्चंस या स्ट्रीम और बोट का
कहाँ पे हमें x माइनस मान लो 18 या 18 माइनस एक्स लेना चाहिए, टाइम डिस्टेंस और वर्क का जो भी क्वेश्चन है, तो ये सारी टाइप के क्वेश्चन, फ्रैक्शन का, एज का, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। अभी हम आते हैं, बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज या ऑप्शनल एक्सरसाइज एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इसलिए उस पर तो वो हाथ लगाता ही नहीं है कि नहीं ये तो लंबे चौड़े डिफिकल्ट बेकार का ये सब क्वेश्चंस नहीं आते, हमारे टीचर ने छुड़वा दिया। क्यों भाई? अगर छुड़वाने का अगर ये था तो उसको दिया क्यों? फिर कंपटीशन के लिए थोड़ी दिया है, आपको पढ़ने के लिए दिया है। अगर एग्जाम में नहीं भी आता है तो पढ़ लोगे तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। और कैसे कह सकते हो लिखा हुआ है कि एग्जाम में नहीं आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है? मान लो मैं चलो तुम्हारी बात मानकर चलता हूं कि एग्जाम में नहीं आएगा, तो क्या फर्क पड़ जाएगा अगर जान लोगे तो? तुम्हारी बुक में है, तुम्हारे लिए है, तो जानना तो चाहिए ही ना। डिफिकल्ट को चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए ऑलवेज। डिफिकल्ट को डिफिकल्ट की तरह जो बातों में हम लोग सोचने लगते हैं वहीं पे अटक जाते हैं, वहीं पे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये आपको नहीं, हम लोग अपने लाइफ में भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही होता है। जिन चीजों को हमने डिफिकल्ट समझ लिया बचपन से, वो चीजें आज भी उसको हम हासिल नहीं कर पाते हैं या दूर चला जाता है। इसीलिए अभी तुम लोग पढ़ने को लेकर तो डिफिकल्ट ना ही सोचो, जितना सिलेबस वगैरह है उसमें तो ऑनेस्टली पढ़ो। ऐसे ही यार आज की कितना कॉम्पिटिटिव लेवल और कितना कंपटीशन तेज हो गया है, कितना ज्यादा हो गया है। 80-90% मार्क्स में बार बार यही सब चीजें मैं देखता हूं, सैकड़ों बच्चों को डील करता हूं तो मैं देखता हूं, स्कूल्स में वगैरह में देखता हूं, कॉलेज वगैरह में देखता हूं, क्योंकि मैं कॉलेज में भी क्लास लेता हूं, स्कूल्स में भी लेता हूं, तो हर जगह का बड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन देखता हूं कि मार्क्स ज्यादा लाने के बाद बहुत खुश होने की बात नहीं है। जो समय का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बनो, है ना? तो एनीवे चलो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शनल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.7, ये लास्ट एक्सरसाइज है। और इसके सवाल ऑब्वियस सी बातें थोड़े स्टैंडर्ड होते हैं, तो हमें उसको जैसे मैंने कहा चैलेंज की तरह लेना चाहिए और उसको फिर वैसे ही करके सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट? 3.7 आपका 7 का पहला पार्ट, जो मैंने कहा था कि 4 पार्ट का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वो वही वाला पार्ट है। px प्लस क्यू वाई, px प्लस क्यू वाई इक्वल टू p माइनस क्यू, और qx माइनस पी वाई इक्वल टू p प्लस क्यू। अब देखो x और y के अलावे x और px, हाँ, x और y के अलावे आपके पास दो और वेरिएबल है p और q। यहां पे इस सवाल को हम सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे तो आप सबसे पहले इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाने के बाद आपके पास यहीं पे हो गया px प्लस क्यू वाई माइनस ऑफ p माइनस क्यू इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा एक यूनिट हम मानेंगे, उसको उधर ले गए तो माइनस ऑफ दिस, और फिर qx माइनस पी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ p प्लस क्यू और इक्वल टू 0, ठीक है? अब हियर a1 इक्वल टू p, b1 इक्वल टू q और c1 इक्वल टू माइनस ऑफ p माइनस q, और a2 इक्वल टू q, b2 इक्वल टू माइनस p
और C2 इक्वल टू माइनस ऑफ P प्लस Q। अब मैंने आपको कई सारे सवाल बीच में सॉल्व किया, तो मिटा दिया, तो आपको एक बार और लेना चाहिए फिर से। यहां पे x अपॉन B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, चलो रिवाइज ही हो जाएगा। और ये इससे ऐसे 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 ऐसे, और ये y और ये 1, ये y और ये 1, और यहां पे इक्वल टू। तो बेसिकली हमारे पास हो गया कि इसका ये पार्ट हो गया कि x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू, है ना, B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 और इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, फाइन। तो अब हम x निकालने के लिए ये पोर्शन वहां पे चला जाता है, तो फॉर x आप लिख सकते हो ऐसे, फॉर x हमने ये B1 C2 ये पोर्शन चला गया। अब ऐसा करता हूं कि जगह कम होता है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करना शुरू कर देता हूं। आपको मालूम है कि ये वाला पोर्शन यहां चला जाएगा, तो दिस अपॉन दिस, अब उसी का सारे का वैल्यू पुट करना शुरू करता हूं, ठीक है, क्या पता फिर कैलकुलेशन में भी थोड़ा आगे जाएगा। B1 C2, B1 मतलब Q इंटू C2, तो ये हो गया माइनस Q इंटू P प्लस Q, ठीक है। B1 था Q और C2 था हमारा माइनस ऑफ दिस, उन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया B1 C2 तो ये आ गया माइनस Q इंटू P प्लस Q। बीच में माइनस है, B2 C1, B2 ये B2 माइनस P और इंटू दिस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये P इंटू P माइनस Q। देखो स्टूडेंट्स यहां पे प्लस माइनस में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। B1 C2 तो Q इंटू दिस वन, सो ये हमारा यहां पे आ गया, तो माइनस Q इंटू P प्लस Q, ठीक है। बीच में माइनस होता ही होता है, हमने माइनस दिया, और फिर B2 C1, B2 हमारा क्या है माइनस P इंटू दिस वन, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो P इंटू P माइनस Q। अभी इस ब्रैकेट को हमने ओपन नहीं किया है, ठीक है, और अपॉन फॉर x इक्वल टू हो रहा है, और अपॉन अब A1 B2 वो वाले 1 के नीचे जो है A1 B2, तो A1 क्या है P, और ये हो गया माइनस P स्क्वायर, ठीक है, A1 B2, और माइनस A2 B1 तो माइनस Q स्क्वायर, राइट, ये आपका आ गया। और इस कंडीशन में अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो माइनस पी क्यू और माइनस Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस पी क्यू और अपॉन माइनस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ये दोनों टर्म कट गए, और अब आपके पास यहां पर भी है माइनस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी माइनस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, या तो दोनों में आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस आपस में कट गया, और फिर अंदर में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बचा, तब भी वो आपस में कटा, नहीं भी लोगे तो तब भी हम ऐसे कर सकते हैं, और ये हमारा x निकल गया 1। अब हम y के लिए करेंगे फॉर y, तो y हमारा हो जाएगा, y क्या हो जाएगा कि C1 A2, तो C1 इंटू A2 यानी माइनस Q इंटू P माइनस Q, ये हो गया C1 A2, ठीक है, C1 इंटू A2 है Q, ये कॉमा है, राइट, तो माइनस Q इंटू P माइनस Q, C1 A2, कहा मैंने C1 A2 कर दिया, हाँ C1 A2 माइनस C2 A1,
माइनस C2A1, तो बीच में माइनस होगा, और C2A1 तो यानी कि वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस P इंटू P प्लस क्यू, राइट स्टूडेंट्स। और नीचे तो भाई वही होगा -P² माइनस Q²। जो सवाल मैं बना रहा हूं आप चेक कर लेना, सारे आंसर बिल्कुल ट्रू हैं, सारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है। चलो नाउ अब ये हो गया -PQ और प्लस Q² और प्लस P² और प्लस PQ और अपॉन -P² माइनस Q²। तो ये और ये कट गया, इनमें हमारा P² प्लस Q² और इनमें हमने माइनस कॉमन लिया, तो P² प्लस Q² और ये दोनों कट गया, तो हो गया -1। देयरफॉर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, ठीक है। देखो अगर आप यहां पे वैल्यू डालते हो तो आप वेरीफाई कर लो, तो आपको ये RHS मिल जाएगा। अगर आप x का वैल्यू 1 तो ये हो गया P, और y हमने -1 डाला तो ये हो गया -Q, तो देखो P माइनस Q आ गया। फिर सेकेंड इक्वेशन में भी Q इंटू 1 तो Q हो गया, और माइनस प्लस तो Q प्लस P, तो आ गया P प्लस Q, तो ये हेंस वेरीफाई भी हो गया, राइट। और यहां पे ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब मैं इसको मिटाता हूं, इरेज करता हूं, और x वाली वैल्यू अगेन यहां पे रिपीट लिख लेता हूं। x इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 और y इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। फाइन स्टूडेंट, बढ़िया से समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से, अगर कोई हेजिटेशन नहीं है, अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ में ना आए तो आप बता दे सकते हो, मैं छोटा सा फिर से वीडियो या जो भी सोल्यूशन उसका हो पाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन, वो मैं आप लोग को लिए करने को हमेशा तैयार ही रहता हूं। कनेक्ट करो आप लोग, है ना। तो इस तरह से तभी और आगे ज्यादा से ज्यादा फायदे ले पाओगे। नहीं, चलो बताना मेरा काम है, फॉलो करना नहीं करना वो आपका काम है ना, ठीक। तो स्टूडेंट्स हम आते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट सवाल है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। सेकेंड पार्ट इसका ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। बहुत इजी दिख रहा है बट एक्चुअल में उतना इजी नहीं है। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। फाइन, तो देन अब हम इसको इधर कर देते हैं। तो सिमिलरली जब हमने इस c को किया तो मैं दोबारा यहीं पे आपका कर देता हूं कि भाई ये तो माइनस सी हो गया और इक्वल टू 0, और इसको मैंने ब्रैकेट ले लिया और वो पूरे होल टर्म को इधर लेफ्ट में स्विच कर दिया, तो वो भी -1 प्लस सी हो गया और इक्वल टू 0। अब यहां पे आपका हियर
A1 इक्वल टू क्या है, A है, B1 इक्वल टू B है, C1 इक्वल टू माइनस C है, A2 इक्वल टू B है, B2 इक्वल टू A है और C2 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस C है। ठीक है, ये जो भी ये 4 सवाल है ना, ये कोई ना कोई सवाल एग्जाम में आ जाता है यहाँ के। और जो 3.5 में हमने 2 सवाल पढ़ा, 2 का 1-2 पार्ट, और जो अभी 4 सवाल जो है इनफैक्ट 5, तो जो मैंने बताया था 152 और 378 वाला, इनमें कोई कोई 5 में से एक आ जाता है। तो ऐसा हो गया। अब हमें x का वैल्यू निकालने के लिए देयरफॉर x इक्वल टू b1 c2 यानी कि फिर से वही माइनस b इंटू 1 प्लस सी, b1 c2। तो सारे हम लोग यही मेथड अप्लाई करते हैं, इसकी यही पॉजिटिविटी है कि मेथड्स में कुछ हमें चेंज नहीं करना होता। b1 c2 तो माइनस b इंटू 1 प्लस सी, और माइनस b2 c1 तो b2 c1 यानी माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, और ये हो गया ac। ठीक है, b2 c1 और अपॉन a1 b2 अपॉन, राइट स्टूडेंट, हमने किया b1 c2 तो b इंटू दिस तो माइनस b इंटू 1 प्लस सी, माइनस b2 c1, b2 और c1 जब करेंगे तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया और ये ac हो गया। अब डिनोमिनेटर में a1 b2 तो a1 और b2 तो ये हो गया a स्क्वायर, a1 b2 मिलकर हो गया a स्क्वायर, माइनस a2 b1 तो माइनस b स्क्वायर, a2 b1। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब ये आ गया माइनस b माइनस bc और प्लस ac, बिल्कुल यही है आंसर, अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही हमारा x का आंसर है। और y का भी आंसर इसी टाइप में आता है, c1a2 यानी कि ये हो गया माइनस bc, c1a2 तो माइनस bc है ना, c1a2 माइनस c2a1, माइनस और माइनस प्लस हो गया c2 और a1 तो a इंटू 1 प्लस c। ठीक है, माइनस माइनस प्लस c2 और अपॉन नीचे में एज इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और फिर ये हो गया माइनस bc प्लस ac और अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका x और y का पार्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो थोड़ा सा उलझा के दिया हुआ है थर्ड पार्ट कि x अपॉन ए माइनस y अपॉन बी इक्वल टू 0। अब सोचो ऐसा इक्वेशन है हमारा पहले, तो हम इस इक्वेशन को पहले प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। ए बी एलसीएम हो गया और ये हो गया bx माइनस ay इक्वल टू 0, और इससे फिर ये उधर चला गया तो bx माइनस ay इक्वल टू 0, और ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, क्योंकि इसमें तीसरा पार्ट है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा इक्वेशन है ax प्लस by, दूसरा इक्वेशन है ax प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है कि हमें ax प्लस b स्क्वायर, ये पूरे को एक यूनिट मानेंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये पूरा प्लस के साथ है तो इधर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस के साथ हो गया इक्वल टू 0। राइट, तो अब हमारे पास यहां पे हियर a1 हो गया हमारे पास a, b1 हो गया b, नहीं ये पहला इक्वेशन का a1 हो गया b, हियर a1 क्या हो गया, ये इक्वेशन b, और b1 क्या हो गया माइनस a।
ये वाला माइनस ए, पहला इक्वेशन का, ठीक है स्टूडेंट, ये सेकेंड इक्वेशन। और C1 तो आपके पास है ही नहीं, तो वो 0 हो गया। और A2 क्या हो गया, A2 क्या हो गया A, अब B2 हो गया B, B2 हो गया B, और C2 हो गया माइनस ऑफ ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बस। और अब आप जो है वो लगा दो x का वैल्यू। अब आप x का वैल्यू लगाओ B1 C2, तो B1 C2 किया तो मैंने माइनस माइनस पहले से ही प्लस हो गया, और A इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, B1 C2 कर दिया, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। B1 C2 माइनस B2 C1, माइनस B2 C1, तो ये 0 हो गया, ये B2 B इंटू 0, 0 हो गया, अपॉन A1 B2, A1 B2 तो B स्क्वायर, B स्क्वायर, और माइनस A2 B1, A2 माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस A2 B1, तो प्लस A स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया बस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये दोनों कट गया, A इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट गया बच्चों, ये बन गया A। X का रिजल्ट आ गया हमारा A, ठीक है। अब Y का रिजल्ट, Y का रिजल्ट C1A2, C1A2, तो C1A2 आपका हो गया C1A2 तो 0, माइनस C2A1, C2 और A1 तो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस B इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे तो वही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये B इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कटेगा और ये बनेगा B। तो x का वैल्यू आ गया A, देयरफॉर आपके पास x का वैल्यू आ गया A और y का वैल्यू आ गया B। जब भी कभी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए कि हमने जो किया वो ठीक किया या नहीं। तो अगर आप LHS में ये चीजें डालो तो RHS सेटिस्फाई करना चाहिए। अब LHS में आपने डाल दिया x का वैल्यू a अपॉन a, ठीक है, तो वो कट गया, 1 हो गया, माइनस b अपॉन b, ये भी 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया ना। तो इसी तरह आप यहां पर भी डालोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर जब हम इसको खोल देंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी 0 आ गया। तो अब हम लोग स्टॉप करते हैं मेरा, और फर्दर और एक हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूरी तरह से फिनिश कर लिया। अगले क्लासों में हम लोग चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे। तो आज अब यहीं पे फिनिश करता हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखा हम लोगों ने, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी बड़े लोगों को हमारा प्रणाम, और बहुत आभारी हूं कि आप सब भी इंटरेस्ट लेते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी तरह मैं चाहूंगा कि आप लोग हमें प्रोत्साहित करते रहें, हम और बेहतर आउटपुट देते जाएं, हमारे समाज के लोग और बाकी लोग भी इससे लाभान्वित हों, ऐसा ही सोचना होता है। और बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न और रहना चाहिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसको बखूबी, कितनी बार कहा गया है, उसको सामने रखो, जहाँ तक हो सकेगा ज़रूर मदद करूँगा, है ना। और ये तो अभी मैं NCERT कर रहा हूँ। मैंने आप सबों से एक वादा भी किया है कि आप सब लोग सपोर्ट में रहो, अपना व्यूज़ दो, अपना ओपिनियन दो, इंटरेस्ट लो। मैंने हर बार कहा है कि देवघर फाउंडेशन में आपको सब कुछ दिख जाएगा, सब मिल जाएगा। मेरे अलावे और भी बहुत सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वहाँ पे सभी बेहतर रिजल्ट के साथ काम करते हैं, तो आप उन सब से भी फायदा लो।
पर्सनली अगर मेरे सब्जेक्ट में और मैथ्स का अगर आपको देखना है तो मैंने आपको कहा है मेरा राजहंस ट्यूटोरियल जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करो। मैं स्कूल ही नहीं, कॉलेज, कंपटीशन सब कुछ मिलेगा उसमें। आप जब देखोगे तो, क्योंकि अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो उनका मैक्सिमम ये सिचुएशंस बनता है कि उनका मैथ्स तो रहता ही रहता है। कॉमर्स साइंस है, कॉमर्स है, तब बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटीज में भी मैथ्स रखते हैं। अगर कॉलेज में है तब भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, है ना। कॉलेज में है तो कॉलेज के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी, तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। और आप देखेंगे तो तब आप जानेंगे कि मैं सभी कॉलेज कोर्स को, कंपटीशन वगैरह को भी कवर करता जा रहा हूं और उनके भी वीडियोस में डालता जा रहा हूं। तो देवघर फाउंडेशन से तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, संस्कृत और भी लैंग्वेज कोर्स, जापानीज, ये सब काफी कुछ दिखेगा, मिलेगा। और स्पेशली आप मैथ्स अगर जाना चाहते हो, मैं विनय सर क्लास लेता हूं, आप बिल्कुल ज्वाइन करो, देखो। और मेरे वाले क्लासों में आपको कॉलेज का भी मिलेगा, कंपटीशन का भी मिलेगा। और अभी तो बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। अगर आप लोगों का साथ तरीके से बना पड़ा हुआ रहा तो मैं मैथ्स में बहुत ऊंचाई तक आपको ले जा सकता हूं। बस बिलीव ऑन मी। और आपको वैसा कुछ हैबिचुअली नहीं मिला होगा, या पाने के लिए बहुत कुछ आपको देना पड़ेगा, जो मैं आपको ऐसे सर्व कर रहा हूं। और ये तो अभी एनसीईआरटी है। अगर आप पढ़ोगे तो मैं आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एग्जाम्पलर, जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चन, एक से एक असाइनमेंट, सैंपल पेपर्स भर के मैं आपको मतलब रेडी हूं आपको सर्व करने के लिए, और टॉप क्लास का। और सब कुछ यहां पर है कि क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सब कुछ, वो चाहे स्कूल का हो और वो चाहे कॉलेज का हो। यही काम लास्ट 25 ईयर से करते जा रहा हूं और ऑनेस्ट बेसिस पे करता हूं। तो बहुत सारे स्कूल के, कॉलेज के क्वेश्चन पेपर नजर से गुजरते हैं तो दिमाग में फिट बैठ जाता है कि लोगों का, इसी तरह से हम और हाई नोड पे काम कर सकते हैं। आप लोग बेहतर तरीके से जुड़े हुए रहें, है ना। तो यही है। और मैंने आपको बताया कि ये मेरा राजहंस ट्यूटोरियल, ये मेरा है यूट्यूब चैनल। देवघर फाउंडेशन में तो है ही, और वहां से तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी वैसे अगर मैथ्स के लिए आप और जानना चाहो तो राजहंस ट्यूटोरियल से। और ये मेरा फोन नंबर है 9810843472। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, यूट्यूब में मैसेज डाल सकते हो, मैसेंजर पे डाल सकते हो। और मनोज_राजहंस ये हर बार मैं शेयर करता हूं @hotmail.com और manoj_k.rajhans68@gmail.com। किसी भी मीडिया से आप मेरे से कनेक्ट होना चाहो तो हो सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर आपसे मिलता हूं, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बिट्टू